लेकिन राघवेंद्र को शायद अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। उसने गुस्से में अनन्या को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर। सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलने लगे तो इंसान अपने सामने खड़े भूखे पेट की तड़प को भी भूल जाता है। ये कहानी है चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां की मिट्टी में उपज कम और गरीबी का साया ज्यादा गहरा था। चंदनपुर के लोग भोले थे, सीधे थे, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला उनके हाथों में नहीं, बल्कि उन चंद भ्रष्ट लोगों के हाथों में था जो सरकारी कुर्सी पर बैठकर गरीबों का खून चूस रहे थे। इस गांव में एक राशन की दुकान थी, जिसके बाहर हर महीने मिलने वाले अनाज की उम्मीद में मीलों लंबी कतारें लगती थीं, लेकिन वो उम्मीद अक्सर निराशा में बदल जाती थी। इस जिले की नई जिलाधिकारी अनन्या ने जब से कार्यभार संभाला था, उनके पास शिकायतों का अंबार लगा हुआ था। शिकायत किसी सड़क की नहीं, किसी पुल की नहीं, बल्कि 2 वक्त की रोटी की थी। हर चिट्ठी में एक ही दर्द था। राशन दुकान का मालिक हरिराम और क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षक की मिलीभगत ने गरीबों के हिस्से का अनाज खुले बाजार में बेचना शुरू कर दिया था। अनन्या एक ऐसी अफसर थीं जो एएससी कमरों में बैठकर फाइलें पलटने पर यकीन नहीं रखती थीं। उन्हें पता था कि अगर उन्हें सच की जड़ तक पहुंचना है तो उन्हें सिस्टम का हिस्सा नहीं, बल्कि उस भीड़ का हिस्सा बनना होगा जो रोजाना इस अन्याय को झेलती है। सोमवार की सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। अनन्या ने अपने रुतबे को एक कोने में रखा और एक नया रूप धरा। उन्होंने एक पुराना, थोड़ा मैला सा पीला सलवार सूट पहना, अपने चमकते हुए बालों को जानबूझकर बिखरा लिया, हाथों में 2 सस्ते से कांच के कंगन पहने और पैरों में एक घिस चुकी चप्पल। उन्होंने अपने चेहरे पर थोड़ी धूल मली ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। आज वो शहर की बड़ी अफसर नहीं, बल्कि एक मजदूर की बेटी लग रही थीं, जो अपने बीमार बाप के लिए सरकारी राशन लेने निकली थी। चंदनपुर की वो दुकान गांव के किनारे एक पुरानी इमारत में थी। जब अनन्या वहां पहुंची तो दुकान के बाहर लगभग 100 लोग पहले से ही खड़े थे। गर्मी और धूप ने सबका बुरा हाल कर दिया था। अनन्या चुपचाप लाइन के आखिर में खड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था सरकारी राशन केंद्र, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। दुकान का मालिक हरिराम, जो दिखने में बड़ा ही धूर्त लग रहा था, एक ऊंची कुर्सी पर बैठकर बीड़ी पी रहा था। उसके पास ही एक रजिस्टर पड़ा था, जिसे वो बिना देखे ही इधर उधर पलट रहा था। अनन्या ने देखा कि कैसे हरिराम हर गांव वाले के साथ बदतमीजी कर रहा था। जब कोई बूढ़ी औरत अपना राशन कार्ड आगे बढ़ाती तो वो चिल्लाकर कहता, अरे बुढ़िया, पीछे हट, अभी स्टॉक नहीं आया है, अगले हफ्ते आना। जबकि अनन्या की तेज नजरों ने देख लिया था कि दुकान के पीछे वाले कमरे में बोरियों का ढेर लगा हुआ था। वो अनाज सरकार ने इन गरीबों के लिए भेजा था, लेकिन हरिराम उसे रात के अंधेरे में ऊंचे दामों पर व्यापारियों को बेचने की फिराक में था। तभी वहां एक सरकारी जीप रुकी। जीप से खाद्य निरीक्षक राघवेंद्र उतरे। राघवेंद्र का रौब ऐसा था जैसे वो इस पूरे इलाके का राजा हो। उसके चेहरे पर अहंकार की एक ऐसी परत थी जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता था। उसे देखते ही हरिराम कुर्सी से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर चापलूसी करने लगा। उन दोनों की बातचीत से साफ झलक रहा था कि ये खेल बहुत पुराना है। राघवेंद्र ने आते ही लोगों की तरफ एक घृणा भरी नजर डाली और सीधे हरिराम के केबिन में जाकर बैठ गया। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। अनन्या ने देखा कि जो लोग हरिराम को अलग से कुछ पैसे थमा रहे थे, उन्हें चुपके से पिछले दरवाजे से अनाज दिया जा रहा था, और जो बेचारे गरीब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें दुत्कार कर भगाया जा रहा था। करीब 4 घंटे की कड़ी धूप में खड़े रहने के बाद आखिरकार अनन्या का नंबर आया। जैसे ही अनन्या ने अपना फर्जी राशन कार्ड आगे बढ़ाया, हरिराम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अनन्या ने अपनी आवाज को धीमा और डरा हुआ बनाते हुए कहा, साहब, मेरे घर में पिछले 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। पिताजी बहुत बीमार हैं। अगर थोड़ा सा चावल और गेहूं मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। हरिराम ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, यहां कृपा नहीं, कागज चलते हैं, और तेरे कागज कहते हैं कि तेरा राशन पहले ही उठ चुका है। अब यहां से दफा हो जा, पीछे वालों को आने दे। अनन्या ने बड़ी विनम्रता से कहा, लेकिन साहब, मैंने तो इस महीने एक दाना भी नहीं लिया,
आप रजिस्टर देख लीजिए। इतने में अंदर बैठे निरीक्षक राघवेंद्र की आवाज गूंजी। कौन है ये जो इतना शोर मचा रही है? हरिराम, इसे समझा दे कि यहां का कानून मैं हूं। जो हमने लिख दिया वही सच है। अनन्या ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए राघवेंद्र की आंखों में देखकर कहा, साहब, आप तो सरकारी अफसर हैं। आपको तो पता होगा कि गरीबों का हक मारना अपराध है। क्या आप एक बार गोदाम चेक नहीं करेंगे? ये सुनते ही राघवेंद्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कुर्सी से उठा और बाहर निकलकर अनन्या के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने बड़े ही अहंकार से कहा, लड़की, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं यहां का भाग्य विधाता हूं। ये कोई सरहद नहीं है जहां जंग लड़नी है। ये मेरा इलाका है और यहां वही होता है जो मैं चाहता हूं। अगर ज्यादा जबान चलाई तो राशन तो दूर, इस गांव में रहना मुश्किल कर दूंगा। गांव के लोग डरे हुए थे। सब सिर झुकाकर खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राघवेंद्र के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। अनन्या ने महसूस किया कि डर का यह साम्राज्य कितना गहरा है। उसने एक बार फिर कोशिश की, साहब, बस 5 किलो अनाज दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूं। लेकिन राघवेंद्र को शायद अपनी ताकत का प्रदर्शन करना था। उसने गुस्से में अनन्या को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी फटी हुई चप्पल एक तरफ निकल गई और हाथ के कंगन टूट गए। हरिराम और उसके गुर्गे जोर जोर से हंसने लगे। राघवेंद्र ने चिल्लाकर कहा, इसे बाहर फेंको। दोबारा ये इस दुकान के आसपास दिखी तो पुलिस केस बना दूंगा। अनन्या जमीन पर बैठी थी। उनके घुटने से खून निकल रहा था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग थी। ये आग उस भ्रष्ट तंत्र को भस्म करने के लिए काफी थी। उन्होंने चुपचाप अपनी धूल झाड़ी और खड़ी हुई। उन्होंने राघवेंद्र की तरफ एक आखिरी नजर डाली, एक ऐसी नजर जो ये कह रही थी कि तुम्हारा अंत अब बहुत करीब है। अनन्या बिना कुछ कहे वहां से मुड़ी और तेज कदमों से गांव के बाहर खड़ी अपनी टीम की ओर बर आ गईं। गांव वाले उन्हें तरस भरी निगाहों से देख रहे थे, ये सोचकर कि एक और गरीब की आवाज को दबा दिया गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज जो अपमानित होकर यहां से गई है, वो कल बनकर वापस आने वाली है। राशन की दुकान पर फिर से वही शोर शुरू हो गया। राघवेंद्र और हरिराम फिर से अपनी काली कमाई का हिसाब लगाने लगे, बेखबर इस बात से कि आज उन्होंने जिस चिंगारी को पैरों से कुचलने की कोशिश की है, वो अब दावानल बन चुकी है। अनन्या ने अपने मोबाइल पर एक मैसेज टाइप किया और अपने सुरक्षा दस्ते को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। अगले कुछ घंटों में चंदनपुर का इतिहास बदलने वाला था। जमीन की उस ठंडी धूल में गिरकर अनन्या को दर्द तो हुआ, लेकिन वो दर्द उनके शरीर पर लगी चोट का नहीं था। वो दर्द उस भरोसे के टूटने का था जो इस देश का आम नागरिक अपने तंत्र पर करता है। जब राघवेंद्र के धक्के से अनन्या नीचे गिरी, तो उनके कान में सिर्फ उन गरीबों की सिसकियां गूंज रही थीं जो बरसों से इसी तरह अपमानित हो रहे थे। अनन्या ने अपनी टूटी हुई चप्पल उठाई और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल पड़ी। उनके पीछे से आती हुई हरिराम और राघवेंद्र की वो ऊंची हंसी अब उनके कानों में किसी चुनौती की तरह गूंज रही थी। वो हंसी केवल एक लड़की की बेबसी पर नहीं थी, बल्कि वो हंसी इस पूरे कानून और प्रशासन के मुंह पर एक तमाचा थी। गांव के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए अनन्या के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि सत्ता जब अंधे के हाथ में आती है तो वो सबसे पहले इंसानियत की आंखें फोड़ देती है। करीब 1 किलोमीटर दूर घने पेड़ों की छांव में 3 गाड़ियां खड़ी थीं। ये कोई साधारण गाड़ियां नहीं थीं। ये जिला प्रशासन का वो अमला था जो अपनी अफसर के एक इशारे का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनन्या वहां पहुंची, उनके सुरक्षाकर्मी और सहायक अधिकारी चौंक गए। उनकी कलेक्टर साहिबा का पीला सूट धूल से सना हुआ था। उनके घुटने से खून रिस रहा था और आंखों में वो चमक थी जो अक्सर बड़े तूफान से पहले आसमान में दिखाई देती है। उनके सहायक ने घबराते हुए पूछा, मैम, ये क्या हाल है आपका? क्या किसी ने बदतमीजी की? हम अभी फोर्स बुलाते हैं। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और अपने बिखरे हुए बालों को समेटा। उन्होंने शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, बदतमीजी सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई है, बदतमीजी इस कुर्सी के साथ हुई है। उस संविधान के साथ हुई है जिसने मुझे इस मुल्क का नागरिक बनाया। मैं चाहती हूं कि आप मुझे माफ कर दें। मैं नहीं चाहती कि आप मुझे माफ करें। मैं चाहती हूं कि आप मुझे माफ कर दें। बदतमीजी इस कुर्सी के साथ हुई है,
जिसकी शपथ लेकर हम यहां बैठे हैं। आज चंदनपुर की उस राशन दुकान पर मैंने देखा कि भूख का सौदा कैसे किया जाता है। राघवेंद्र और हरिराम को लगता है कि वो इस इलाके के बेताज बादशाह हैं, लेकिन आज उन्हें पता चलेगा कि असली ताकत जनता की होती है और हम उस ताकत के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। अनन्या ने बिना वक्त गंवाए अपनी गाड़ी के अंदर कदम रखा। वहां उनके लिए उनकी गरिमा की पोशाक रखी थी, सफेद कड़क कॉलर वाली शर्ट, खाकी पैंट और वो नीली बत्ती वाली टोपी जिस पर अशोक स्तंभ चमक रहा था। कुछ ही मिनटों में वो साधारण सी दिखने वाली लड़की अब एक शक्तिशाली जिला मजिस्ट्रेट के रूप में बदल चुकी थी। उन्होंने अपने वायरलेस सेट पर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया, एसपी साहब, तुरंत चंदनपुर राशन केंद्र पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचिए। कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए और सबसे जरूरी बात, आज ये कार्रवाई किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि उसी भीड़ के सामने होगी जिसे इन लोगों ने कुचला है। उधर राशन की दुकान पर राघवेंद्र और हरिराम अब अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे थे। राघवेंद्र ने अपनी जेब से एक मोटा लिफाफा निकाला जिसमें उन गरीबों के हक की काली कमाई थी। वो कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था और हरिराम से कह रहा था, देख हरिराम, उस छोकरी को कैसे भगाया मैंने। ये आज के कल की नई पौध बड़ी बातें करना जानती है, लेकिन जब मेरा जूता चलता है तो बड़े बड़े सूरमा चुप हो जाते हैं। शाम तक ये सारा स्टॉक ट्रक में लोड हो जाना चाहिए। शहर के बड़े व्यापारी से बात हो गई है, मोटा मुनाफा मिलेगा। हरिराम ने दांत निकालते हुए जवाब दिया, साहब, आप हैं तो हमें क्या डर। यहां के लोग तो भेड़ बकरियां हैं, इन्हें बस 2 बार डांट दो तो ये चुपचाप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। वो लड़की भी किसी शहर से आई होगी हीरोइन बनने, अब तक तो गांव की सरहद पार कर चुकी होगी। तभी अचानक दूर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी गांव वाले की नहीं थी, बल्कि वो सायरन की गूंज थी। एक साथ कई गाड़ियों के सायरन चंदनपुर की शांत गलियों को चीरते हुए दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। गांव वाले, जो अब तक हताश होकर अपने घरों की ओर जा रहे थे, ठिठक कर रुक गए। राघवेंद्र के माथे पर पसीने की पहली बूंद चमकी। उसे लगा शायद कोई रूटीन इंस्पेक्शन होगा, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि आधा दर्जन पुलिस की गाड़ियां और उनके बीच में नीली बत्ती वाली वो काले रंग की एसयूवी जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जिलाधिकारी। पूरी दुकान को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। गांव वालों में कानाफूसी होने लगी। लोग अपनी झोपड़ियों से बाहर निकल आए। हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई किसके आदेश पर हो रही है। राघवेंद्र अपनी वर्दी ठीक करने लगा। उसका अहंकार अब धीरे धीरे डर में बदल रहा था। उसने सोचा कि शायद कलेक्टर साहिबा आई हैं, वो उन्हें अपनी बातों में फंसा लेगा। आखिर वो भी तो प्रशासन का ही हिस्सा है। उसने हरिराम को इशारा किया कि अनाज की बोरियों को ढक दे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और सबसे पहले वो पॉलिश किए हुए काले जूते जमीन पर पड़े। जैसे जैसे अनन्या गाड़ी से बाहर निकली, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। उनकी आंखों पर लगा काला चश्मा और चेहरे पर वही गंभीरता थी, लेकिन इस बार उनके साथ कानून की पूरी ताकत थी। राघवेंद्र दौड़कर बाहर आया, हाथ जोड़कर झुकने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में बोला, मैम, आप अचानक बिना बताए, आपने याद किया होता तो मैं खुद दफ्तर आ जाता। अनन्या ने चश्मा हटाया और सीधे राघवेंद्र की आंखों में देखा। उनकी नजरों में वो तीखापन था जो किसी के भी झूठ को चीर दे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बस दुकान की तरफ इशारा किया। पुलिस के जवानों ने तुरंत अंदर घुसकर तलाशी शुरू कर दी। हरिराम कोने में दुबक कर खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। अनन्या धीरे धीरे दुकान के अंदर दाखिल हुईं। उन्होंने वही रजिस्टर उठाया जिसे हरिराम ने कुछ देर पहले उनके मुंह पर मारने की धमकी दी थी। उन्होंने पन्ने पलटे और जोर से पढ़ना शुरू किया। कागजों में तो इस गांव के हर घर को राशन मिल चुका है, लेकिन बाहर खड़े इन 100 लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि उनके पेट में आज भी सिर्फ पानी है। राघवेंद्र, तुम तो कह रहे थे कि तुम यहां के भाग्य विधाता हो, तो बताओ इन लोगों के भाग्य का अनाज कहां गायब हो गया। राघवेंद्र हकलाने लगा, मैम, वो रिकॉर्ड में कुछ गलती हो गई होगी।
मैं अभी चेक करवाता हूं। ये हरिराम की लापरवाही है, मैं तो बस। अनन्या ने उसे बीच में ही टोक दिया। उनकी आवाज अब पूरे गांव में गूंज रही थी। लापरवाही? लापरवाही वो होती है जो अनजाने में हो। यहां तो डकैती डाली गई है, और इस डकैती के सरदार तुम हो, राघवेंद्र। अनन्या ने अपनी जेब से वो टूटे हुए कांच के कंगन निकाले जो धक्का लगने पर गिर गए थे। उन्होंने उन्हें राघवेंद्र के सामने मेज पर रख दिया। राघवेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अब याद आया कि ये वही लड़की थी जिसे उसने कुछ देर पहले धक्का दिया था। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मामूली लड़की को उसने जमीन पर गिराया था वही इस जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। गांव वाले जो बाहर खड़े थे अब धीरे धीरे पास आने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई मसीहा आ चुका है। अनन्या ने पुलिस की तरफ देखा और आदेश दिया, इस गोदाम का ताला तोड़ो और देखो पीछे क्या छुपा है। जैसे ही पुलिस ने पीछे का दरवाजा तोड़ा, वहां अनाज की सैकड़ों बोरियां मिलीं जिन पर साफ साफ सरकारी आपूर्ति की मुहर लगी थी। ये वो अनाज था जो अगले 3 महीनों के लिए गांव वालों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, लेकिन इसे कालाबाजारी के लिए तैयार किया गया था। सबूत अब सबके सामने था। अनन्या का गुस्सा अब उस चरम पर था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। उन्होंने राघवेंद्र की तरफ कदम बढ़ाए और गांव की उस भीड़ की तरफ देखा जो सालों से इस जुल्म को सह रही थी। राघवेंद्र के चेहरे पर इस वक्त जो हवाइयां उड़ रही थीं, उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि सत्ता का नशा कितनी जल्दी उतरता है। उसकी वो अकड़, वो तना हुआ सीना और वो घमंडी आवाज, सब कुछ जैसे एक पल में मिट्टी में मिल गए थे। वो शख्स जो कुछ देर पहले कह रहा था कि यहां का कानून मैं हूं, अब कानून की असली ताकत के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। अनन्या ने मेज पर रखे उन टूटे हुए कंगन की ओर देखा और फिर राघवेंद्र की आंखों में झांका। उन आंखों में अब केवल डर था, एक ऐसा डर जो पकड़े जाने पर एक अपराधी के चेहरे पर साफ झलकता है। अनन्या की आवाज इस बार और भी ज्यादा गहरी और ठंडी थी। उन्होंने कहा, राघवेंद्र जी, आपने बड़ी पत्ते की बात कही थी कि ये कोई सरहद नहीं है जहां जंग लड़नी है। आप बिल्कुल सही थे। सरहद पर तो दुश्मन सामने से आता है, लेकिन यहां इस चंदनपुर जैसे गांवों में आप जैसे लोग आस्तीन के सांप बनकर उस सिस्टम को डस रहे हैं जिसे बचाने की जिम्मेदारी आपको दी गई थी। आपने कहा था कि यहां वही होता है जो आप चाहते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि कानून क्या चाहता है। राघवेंद्र ने एक आखिरी कोशिश की। मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप, मेरा मतलब है कि मुझे लगा कोई आम लड़की है। मुझसे बड़ी भूल हो गई। अनन्या ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उनकी आवाज में अब एक बिजली सी कड़क थी। भूल? भूल वो होती है जब आप किसी का नाम गलत लिख दें। गरीबों के मुंह का निवाला छीनकर उसे तिजोरियों में भरना भूल नहीं, डकैती होती है। और आपने जो कहा कि आपको लगा कि मैं कोई आम लड़की हूं, तो याद रखिएगा राघवेंद्र, इस देश की हर आम लड़की में वो ताकत है जो आप जैसे भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकने का दम रखती है। आपने आज एक अफसर को नहीं, बल्कि उस आम इंसान को धक्का दिया है जो अपनी ईमानदारी की उम्मीद लेकर आपके पास आया था। तभी हरिराम ने बीच में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू किया। मैम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साहब जैसा कहते थे मैं वैसा ही करता था। मुझे तो बस नौकरी बचानी थी। मैं तो एक मामूली सा दुकानदार हूं। अनन्या ने उसकी तरफ घृणा से देखा। हरिराम, तुम मामूली नहीं हो। तुम उस बीमारी का हिस्सा हो जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। तुम्हारी इस दुकान के बाहर जो लोग घंटों धूप में खड़े रहते हैं, उनके पसीने की हर बूंद का हिसाब अब तुम्हें देना होगा। अनन्या ने पीछे मुड़कर पुलिस कप्तान की ओर देखा और इशारा किया। कप्तान ने आगे बढ़कर राघवेंद्र की वर्दी पर लगे उन सितारों की ओर हाथ बढ़ाया। राघवेंद्र पीछे हटा, लेकिन पुलिस के 2 जवानों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसी समय अनन्या ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन जिसकी जरूरत उस वक्त सबसे ज्यादा थी। उन्होंने आगे बढ़कर राघवेंद्र के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। उस थप्पड़ की गूंज न केवल उस दुकान में, बल्कि बाहर खड़े हर गांव वाले के दिल तक पहुंची। वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, वो उन हजारों अपमानों का जवाब था जो राघवेंद्र ने बरसों से इन गरीबों को दिए थे। भीड़ में से एक बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए।
सालों से ये गांव वाले इस अपमान को सह रहे थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उनकी लड़ाई सरेआम लड़ी थी। अनन्या ने राघवेंद्र से कहा, ये थप्पड़ उस धक्के का हिसाब है जो तुमने एक बेबस लड़की को दिया था, और अब जो होगा वो उस कानून का हिसाब होगा जिसे तुमने अपनी जागीर समझ लिया था। अनन्या ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया, इस राशन की दुकान को अभी के अभी सील किया जाए। राघवेंद्र, तुम्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हरिराम, तुम्हारी दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाता है और तुम्हें धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस, इन्हें अभी यहां से ले जाइए। जैसे ही राघवेंद्र और हरिराम को हथकड़ी पहनाई गई, पूरा गांव तालियों की गूंज से भर उठा। वो लोग जो अब तक डरे सहमे खड़े थे, आज उनके चेहरों पर एक नई चमक थी। लेकिन अनन्या का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने पुलिस के जवानों से कहा कि गोदाम में रखी बोरियों को बाहर निकाला जाए। अनन्या ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, सुनिए आप सब, आज से इस दुकान की जिम्मेदारी एक सरकारी कमेटी संभालेगी जब तक कि नया दुकानदार नियुक्त नहीं हो जाता। ये जो अनाज अंदर छुपाया गया था, ये आपका हक है। आज ही इसी वक्त यहां मौजूद हर राशन कार्ड धारक को उसका पूरा राशन दिया जाएगा। और याद रखिएगा, अगर भविष्य में कोई भी आपसे आपका हक छीनने की कोशिश करे तो डरिएगा मत। ये दफ्तर आपके लिए है, ये सरकार आपके लिए है। गांव की औरतें जो अब तक खामोश थीं, अनन्या के पास आईं। वही बूढ़ी औरत जिसे हरिराम ने दुत्कार कर भगाया था, उसने अनन्या के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। अनन्या ने मुस्कुराकर उनके हाथ थाम लिए। आज उन्हें महसूस हुआ कि एक अधिकारी होने का असली मतलब फाइलों पर दस्तखत करना नहीं, बल्कि किसी के बुझे हुए चूल्हे को दोबारा जलाने की हिम्मत देना है। शाम होने को थी। सूरज की लालिमा चंदनपुर के खेतों पर फैल रही थी, लेकिन आज ये लाली हार की नहीं, बल्कि एक नई सुबह की थी। राघवेंद्र और हरिराम को पुलिस की जीप में डालकर ले जाया जा रहा था। रास्ते भर गांव के बच्चे उस जीप के पीछे दौड़ रहे थे, जैसे वो अपनी बुराई को गांव से बाहर जाते हुए देख रहे हों। अनन्या अपनी गाड़ी के पास खड़ी होकर इस बदलते हुए मंजर को देख रही थी। उनके पैर का घाव अब भी थोड़ा दर्द कर रहा था, लेकिन उनका मन शांत था। उन्होंने अपने सहायक से कहा, कल सुबह जिले के सभी राशन केंद्रों की एक लिस्ट तैयार कीजिए। हमें हर गांव तक पहुंचना है। चंदनपुर तो सिर्फ एक शुरुआत है। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन हमारी कुल्हाड़ी की धार उससे भी ज्यादा तेज होनी चाहिए। गाड़ियों का काफिला अब धीरे धीरे गांव से बाहर निकल रहा था। सायरन की आवाज अब डराने वाली नहीं, बल्कि सुकून देने वाली लग रही थी। चंदनपुर के लोग अब भी सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी जिलाधिकारी को हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन वादा किया कि जब तक वो इस जिले में है, किसी भी गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। सच्चाई यह है कि कानून का डर अपराधियों में होना चाहिए, आम जनता में नहीं। और जब एक ईमानदार अफसर मैदान में उतरता है, तो बड़े से बड़ा अहंकार भी घुटने टेक देता है। चंदनपुर की ये कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जिले के बाकी हिस्सों के लिए ये एक कड़ी चेतावनी थी कि अब वक्त बदल चुका है। देखा करते थे, लेकिन समय बदला, रिश्ते बदले और नाना इस दुनिया से बाहर हो गए। अब भी मशीनों की पकड़। रात को गैराज का दरवाजा आधा बंद होता, बाहर की आवाजें धीमी पड़ जाती और भीतर सिर्फ औजार। यह पूरी मशीन को बांधे रखता है। अगर इसे गलत जगह घुमा दिया जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ सकती है। आरोही चुपचाप सुनती और के कंपन को समझो। हर मशीन बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। आरोही मुस्कुरा देती। उसे यह सब अजीब नहीं लगता था, क्योंकि वह सच में घर के भीतर हालात अच्छे नहीं थे। आरोही की मां नंदिनी अक्सर बीमार रहती थी। शरीर कमजोर हो चुका था, दवाइयां महंगी थी और ठीक हूं, लेकिन आरोही जानती थी कि वह झूठ है। रात को जब वह थक कर जमीन पर लेटती, तब भी उसका दिमाग मशीनों के बीच घूमता रहता। उसे आर्या थोड़ी देर के लिए उसके पास जाने दिया जाए तो वह उसकी तकलीफ समझ सकती है। अगली सुबह जब वह फिर कंपनी के गेट के पास पहुंची तो माहौल पहले से ज्यादा तंग करने लगी। लेकिन आज उसका मन कहीं और था। उसकी मां की दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। नाना ने रात को कहा था कि बेटी दुनिया